नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नई राहत और नई रियायत। मोदी सरकार ने एक बार फिर से मिडिल क्लास से लेकर कारोबारियों तक को राहत दी है और 63 साल पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म कर दिया है। मोदी 3.0 में नया इतिहास लिखा गया है। नए इनकम टैक्स में 823 पन्नों से घटाकर अब 622 पन्ने कर दिए हैं। अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत क्रिप्टो एसेट आएंगे। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट 12,75,000 हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपए पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार सीधे तौर पर माफ कर रही है। मोदी सरकार के इस फैसले ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। साथ ही नौकरी पेशा और पेंशन धारकों को भी सहूलियत मिली है। नए टैक्स सिस्टम में क्या क्या प्रावधान है और कैसे आपको छूट मिलेगी, आज बिग फाइट लाइव में इसकी बारीकी से जानकारी देंगे। तो बेहद खास मुद्दा और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं विजय गोयल जी, वरिष्ठ आयकर सलाहकार हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जगदीश सोमानी जी है, वरिष्ठ आयकर सलाहकार है। जगदीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही चर्चा में हमारे साथ मौजूद है आर एस जैमिनी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है राजस्थान चैम्बर से। आपका भी बहुत स्वागत है जैमिनी जी। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी भी लगातार बने हुए हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका भी, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा जब हम इनकम टैक्स को लेकर बात करते हैं और लोगों को राहत तो मिल गई कि 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम हो गई है, लेकिन किस तरह की ये राहत है, चलिए समझते हैं। विजय गोयल जी, इससे ही शुरुआत करते हैं। विजय जी, इनकम टैक्स में राहत मिली है, क्या ये वाकई में राहत है या उलझन है, क्या है? आम जन इसे कैसे समझे, किस तरह से बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है? निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और वित्त मंत्री ने जनता की कठिनाइयों को समझा, मिडिल क्लास को समझा, आयकर की छूट बढ़ाई और इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में बना उसको रिप्लेस करके इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पेश किया जा चुका है। ओरिजिनली ये इनकम टैक्स एक्ट 1922 में था जी। वो रिप्लेस होकर 1961 में बना और आज 64 साल बाद दोबारा इसको रिप्लेस करके नया इनकम टैक्स बिल लाया जा रहा है। इसमें काफ़ी कोशिश की गई है कि इसको सिंप्लीफाइड करें। जो पहले इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लंबे लंबे सेंटेंस थे, नोट विथ स्टैंडिंग, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, फिर प्रोविजो, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था इसको समझना। अब इन्होंने एक एफर्ट किया है कि इसको सिंप्लीफाइड करें। इसके सेक्शन जरूर बढ़ाए, 536 सेक्शन कर दिए जो पहले 298 थे। उसका कारण क्या? जो पहले एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर प्रोविजो, ये जो चल रहा था उसको सेपरेट क्लॉजेज के अंदर उन्होंने बड़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर ड्राफ्ट कर दिया ताकि आम आदमी समझ सके। जो इनकम टैक्स एक्ट पहले 890 पेज के आसपास का था वो घटा के 622 पेज का कर दिया। ये क्या शो करता है कि उन्होंने एक सिंप्लीफिकेशन करने का एफर्ट किया है। इसके लिए वो निश्चित रूप से सरकार धन्यवाद का पात्र है। पहले जो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, इनमें इतना कंफ्यूजन था, आदमी को समझ में नहीं आता था प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, और उसके जगह एक शब्द कर दिया टैक्स ईयर। कितना बढ़िया काम किया। बिल्कुल। जबकि सारे ज़्यादातर प्रोविजंस, ज़्यादातर मटेरियल, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सब वो का वो रखा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज सिंपल करी। इवन अब जो मैंने उसको पढ़ा है उससे लगता है सैलरी क्लास या मिडिल क्लास खुद अपने रिटर्न, जिसके पास भी लैपटॉप है वो भर सकता है। डिजिटल एसेट्स उसको इंक्लूड कर दिया। 1961 में इंडिया का एटमॉस्फेयर कुछ डिफरेंट था, बिजनेस अर्निंग डिफरेंट तरीके से थी।
ऑल ओवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट था, और उसके बाद हर साल एक्ट में चेंज, हर साल फाइनेंस बिल आता था, एक्ट में चेंजेस होते जाते, इतने चेंजेस पे चेंजेस होते गए कि उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। अब उसकी जगह एक सिंप्लीफाइड ड्राफ्टिंग करके पेश कर दिया, और मैं सोचता हूँ आगे आने वाले कई सालों तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है। और आम आदमी बिना किसी टैक्स कंसल्टेंट की सहायता से अपने रिटर्न भर पाएगा। इसके लिए बीजेपी सरकार धन्यवाद का पात्र है। उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। मुझे लगता है व्यापारियों को, उद्योगियों को, सबको काफी राहत मिलेगी, और उन्होंने मिडिल क्लास के एंगल से हर चीज को ड्राफ्ट किया है, आम आदमी के लैंग्वेज से सबको ड्राफ्ट किया है। चलिए, यानी ये बेहतर है, ये फैसला 63 साल बाद होता है। चलिए इसी को हम आगे बढ़ते हैं। जगदीश सोमानी जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ आयकर सलाहकार है। जगदीश जी, 63 साल पुराना ये चैप्टर था जिसे क्लोज किया गया। आपको लगता है कि इसकी जरूरत बहुत पहले से बन रही थी और इसलिए ये फैसला लिया गया, तो हर वर्ग के लिए ठीक है? और क्या ये सिर्फ नौकरी पेशा के लिए ही फायदेमंद होगा या फिर बिजनेस सेक्टर की भी हम बात कर ले? तो जहां तक हम ये बात करें कि ये 63 सालों से 1961 में आयकर कानून बना था जी। इस आयकर कानून के अंदर 1961 का जो एनवायरनमेंट था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थे, देश की परिस्थितियां थी, इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उसके अंदर और आज में बहुत चेंजेस हो गया। और उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हर साल फाइनेंस बिल से, फाइनेंस एक्ट से हर साल कुछ कुछ चेंजेस इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट में होते आ रहे थे। और वो चेंजेस होते होते इतना बल्कि एक्ट हो गया और बहुत सारे प्रोविजन इस तरह के हो गए जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी वो कानून में एक्ट के अंदर लिखे हुए प्रोविजन, और उसके कारण से वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लैंग्वेज के अंदर एक ओरिजिनल लैंग्वेज, फिर उसके बाद में जो विजय गोयल साहब ने बताया कि उसके अंदर कोई प्रोविजो डाल दिया, फिर एक्सप्लेनेशन डाल दिया, उससे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि उसका इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब लॉ के बाद में कैश लॉ से चलने लग गई, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसको चेंज करने की तो काफ़ी टाइम से जरूरत महसूस हो रही थी कि ये इसको एक्ट को चेंज किया जाना चाहिए। प्लस इसके अंदर अब जो इन्होंने 2-3 चीज़ें जो इस एक्ट को बनाने में करी कि एक तो जो ये सारे प्रोविजंस थे जिस तरह से लिखे हुए थे उनको एक सिरेटम के अंदर उन्होंने तरीके से लिखने का काम किया। लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज किया, क्योंकि जो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, सेंटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, उन सेंटेंसेस को छोटे छोटे सेंटेंस और सिंपलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उन्होंने इसको लॉ को लिखने की कोशिश की, जिससे मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक लॉ, टैक्स लॉ सिंप्लीफाइड होगा। इसके अलावा इन्होंने 2 चीजें और की इसके अंदर कि जो अभी तक के एक्ट के अंदर पुराने लॉ में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को और जो न्यू चीजें डेवलपमेंट हुए उनको इनकॉर्पोरेट नहीं हो रखा था, जैसे डिजिटल असेट्स का हो गया, वर्चुअल डिजिटल असेट्स का हो गया, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को हो गया, उन सब चीजों को उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। तो 4-5 चीजों को यदि हम बात करें कि इस नए लॉ में और पुराने लॉ में इन्होंने क्या क्या चीजें चेंज करने की कोशिश की, तो 4-5 चीजें मेन मुख्य रूप से आती। एक तो लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड किया, सबको सिरेटम ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थे उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की और उसके ऊपर किस तरह से टैक्सेशन लगाया जाना चाहिए। आज की डेट में और 61 के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, डिजिटल असेट्स हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए, बहुत सारी सी चीजें ऑनलाइन सिस्टम से ही चलने लग गई। अब आप घर बैठे ही सब कुछ बिजनेस कर सकते हैं, उनमें कोई फिजिकल वेरियर काम नहीं कर रहा था, तो उन सब चीजों को इसमें इनकॉर्पोरेट करने की इन्होंने कोशिश की। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट सेक्टर है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट सेक्टर की डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, न्यू एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करना है, उसके लिए भी उन्होंने इस चीजों को इसमें ध्यान में रखते हुए वो डेवलप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की प्रोविजन। प्लस साथ साथ पेनल प्रोविजन को और उन्होंने स्ट्रिक्टर किया सो दैट कि टैक्स लॉज की कॉम्प्लायंसेज काफी तरीके से हो, लोग उसको लाइटली नहीं ले, जो लॉ के प्रोविजन को ट्रू स्पिरिट के अंदर अप्लाई किया जाए, उसके लिए उन्होंने पेनल्टी प्रोविजन को स्ट्रिक्ट किया। काफी कुछ पेनल्टीज तो नॉर्मल पहले वाली रखी, बट कुछ पेनल्टीज का अमाउंट जो बहुत नॉमिनल था या जो एकदम इररेलेवेंट हो गया था उनको भी उन्होंने काफी हद तक
प्रॉपर करने की कोशिश की। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस के अंदर भी बहुत सारे से चेंजेस कर करके इस तरह का हो गया कि ओरिजिनल प्रोविजंस क्या थे, नए प्रोविजंस क्या थे, और एवरी ईयर सरकार बहुत सारे से चेंजेस कर यानी रही कह है। सकते हैं कि हर चीज को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है आम जन के लिहाज से, लैंग्वेज के मद्देनजर, जैसा कि बात भी कर रहे थे कि पहले से किस तरह से पन्ने भी कम हो गए हैं, कहाँ 800 कहाँ 500 के करीब आ चुके हैं, और इसकी जो प्रक्रिया थी उसको भी थोड़ा सा इजी किया है पहले से। इजी प्रोसेस ठीक को है, भी इजी करने ठीक है। आरएस जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। जैमिनी साहब देखिए, बहुत अच्छे से बताया जगदीश जी ने भी, विजय जी ने भी, कि किस तरह से ये पहले से बेहतर हुआ है, क्या इसके फायदे हैं। लेकिन सिर्फ हम ये बात करें मिडिल क्लास के लिए, नौकरी पेशा के लिए ये बहुत अच्छा हो गया है, और क्योंकि सैलरीड जो पर्सन है उसके लिए टैक्स ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, और इसलिए जब बजट आता है तो नजरें टिकी रहती कि टैक्स को लेकर क्या घोषणा की जाती है, और इस बार सबकी बल्ले बल्ले कह सकते हैं। लेकिन व्यापारियों की हम बात कर लें, बिजनेस सेक्टर की बात कर लें, बड़े उद्योगपतियों की बात कर लें, क्योंकि टैक्स भी अलग अलग, कॉर्पोरेट टैक्स है, अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं। आप उस नजरिए से मुझे बताइए कि ये कैसे फायदेमंद होगा दूसरों के लिए भी। देखिए, धन्यवाद देना चाहता हूं मैं आपका कि मुझे मौका दिया, मैं सरकार तक आपके इस मंच के जरिए बात पहुंचा सकूं व्यापारियों की। जी। कानूनी जहां तक पेच है, आज 61 के बाद में आज ये थोड़ा संशोधन पहली दफा हो रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जब 61 में ये एक्ट बना, उस समय जो आदमी व्यापारी काम करता था उसका तरीका कुछ था, उस समय कोई कंपटीशन क्या था, उस समय कानून कैसा था, इतना ज्यादा वो नहीं था। आज उसकी आवश्यकता अनुसार जो फालतू की चीजें हैं उनको हटाकर छोटा किया गया है, ये सराहनीय वर्क है। और जो 12 लाख तक के लिए एक छोटे व्यापारी के लिए, छोटे नौकरी वाले के लिए छूट दिए, निश्चित रूप से ये बीजेपी का बहुत अच्छी पहल है। लेकिन थोड़ी सरकार को मैं सजेस्ट करना चाहता हूं जी। कि अभी क्या है कि जो भी केस होते हैं बड़ी गहरी विसंगतियां हैं और उन पर स्पष्टीकरण का सुधार की आवश्यकता है। होता क्या है, किसी की इनकम है और सीधा वो आजकल फेसलेस है, वो 30% उस पर टैक्स जोड़कर 30 का 60% जोड़ देते हैं सेक्शन 115B के अंडर में। मतलब कोई कहने का मौका तो है नहीं और वो अपने आप उसको ऐड कर देते हैं। ये विसंगतियों के बारे में कुछ नहीं है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि जो स्क्रूटनी में केस हो जाते हैं उसके बावजूद भी उसमें बार बार उसको रीओपन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक अंकुश होना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी या कोई भी डिपार्टमेंट में गलत तरीके से खाली वैसे ही उसको असेसमेंट करता है या उसको रीओपन करता है या करता है तो उस पर कोई अंकुश की आवश्यकता है। ये तो वही वाली बात है कि वैसे जैसे मान लो 3 बार केस हुआ और फिर उसको पटक दिया, वो वाली बात है ओल्ड वाइन न्यू बोतल। तो ये एक बड़ी विसंगति बातें हैं। अच्छा, इसमें व्यापारी इसको लेकर कुछ नहीं किया गया है, इस पर विराम लगना कोई चाहिए, कुछ नहीं बोला है, इसमें कोई बोलता भी नहीं है। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज व्यापारी बहुत परेशान है। आप देखिए, मान लो केस हो गया आपका, असेसमेंट ऑर्डर हो गया, रीओपन करके फिर उसमें वही चीज लिख के दोबारा उसको वो कर दिया गया। इस तरह की विसंगतियां बहुत हो रही हैं। और अब तो एक बात बता दूं, मोदी जी ने तो बड़ा अच्छा प्रयास किया कि फेसलेस कर दिया, लेकिन अब पता नहीं वो कहां से पता लगा लेते हैं। कुछ अब ऐसा भी ससुरा शुरू हो गया है कि सही बात यह है कि पार्टी को पकड़ने लग गए। अब वो चाहे वकीलों को जरिए पकड़ते हैं या कैसे भी है, उसको जो है पकड़ना शुरू हो गया है। ये एक ऐसा पर्दा खोल रहा हूं मैं जो बड़ा सीक्रेट पर्दा है। व्यापारी इससे परेशान है। हम व्यापारी टैक्स देना चाहता है। एक बात मैं बता दूं आपको, कोई भी सच्चा व्यापारी के लफड़े में फंसना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती फंसाने का जो ये जो अवसरवाही रखते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए होना चाहिए। चलिए, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। मैं विमल जी से अपना सवाल उससे पहले विमल जी इसी पर एक जवाब चाहेंगे, क्योंकि व्यापारी टैक्स देना चाहता है, इन्होंने कहा, लेकिन कई व्यापारी हैं, आप ही के जरिए खबरें हम लेकर आते हैं, करोड़ों के किस तरह से टैक्स चोरी करते हैं, किस तरह से घपले करते हैं। वो कुछ है, हम कह सकते हैं मुट्ठी भर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यापारी टैक्स देना चाहते हैं। लेकिन ये जो दिक्कतें व्यापारियों को आती है, क्या वाकई में इसके समाधान की जरूरत है? अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई कैसे पता चलेगी? इसलिए कुछ तो खराब होगा ही होगा, तभी तो उसको सुधार
सवाल की जरूरत है। चलिए बढ़िया है। मैं इस बात को लेके एक बात ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान को इस बार जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने में पूरे देश में जो स्थान मिला है वो चौथा स्थान मिला है। उसके लिए न केवल व्यापारी, करदाता, टैक्स पेयर, कर सलाहकार सभी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि टैक्स पेयर ने ही करदाताओं को ये ज्ञान दिया है कि भाई आप अपना टैक्स समय पे जमा करा दो, समय पर टैक्स की रिटर्न भर दो। तो इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान का जो दर्जा है वो पूरे देश में चौथे स्थान पर पहुंचा है। जहां तक टैक्स इवेजन की बात करें, टैक्स इवेजन और टैक्स पेमेंट ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग टैक्स इवेजन करते हैं उन्हें इस बात का डर भी होना चाहिए कि यदि उन्होंने चोरी की है तो उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। और जो ये नया जो फाइनेंस बिल आया है इनकम टैक्स का, उसके अंदर इस बात को लेके जैसे जगदीश जी ने भी कहा कि बड़े कड़े प्रोविजंस हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफी लंबे समय से 2 लाख से ऊपर के नगद लेन देन के ऊपर प्रतिबंधित था। अब जो नए फाइनेंस बिल के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं उसके अंदर 100% पेनल्टी लगाई है। अब अगर 100% पेनल्टी लगाने के बाद भी कोई 2 लाख से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन करता है तो ये उसकी मर्जी है। पकड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सजा के प्राविजन होंगे। और उसको लेके यदि जेमनी साहब ये कहें कि साहब आयकर अधिकारी व्यापारियों को प्रताड़ित करते हैं, तो भाई व्यापारी खुद ही गलत रास्ता अगर चुनेंगे तो प्रताड़ित होना तो एक स्वाभाविक सी बात है। और लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी पर जो नया टैक्स सिस्टम बना है उसको भी जरूर समझना चाहेंगे विमल जी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो नया इन्होंने जो प्रोविजन किया है, देखिए पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो फाइनेंस बिल है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। अर्थात अगले फाइनेंशियल ईयर के जो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए ये एक्ट प्रभावी ही नहीं होगा। अभी जो मौजूदा स्थिति है उस मौजूदा स्थिति के हिसाब से आयकर कानून काम करेगा। क्रिप्टो करेंसी को इनकम टैक्स एक्ट में परिभाषित किया गया है, नए फाइनेंशियल एक्ट में, और उसमें इसको इनकम का एक सोर्स माना है। अब वो सोर्स क्या है, कितना रहेगा और कैसे रहेगा, ये जब इसका डिटेल लॉ आ जाएगा और गोयल साहब और सोमानी जी जब उसका विवेचन करेंगे तभी पता लगेगा कि ये है क्या और इससे किसको लाभ होगा और कैसे लाभ होगा। जहाँ तक कानून की बात करें इसमें कोई शक नहीं, तीनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो स्वीकार करते हैं कि इस कानून में जो प्रोविजंस किए गए हैं वो प्रोविजंस वेलकम करने के जैसे हैं। तो अभी तो हमें वेलकम ही करना चाहिए, जब इसके बारीक प्रोविजंस आ जाएंगे जब पता लगेगा कि आखिर इसके अंदर छुपा हुआ क्या था और उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी श्वेता, ठीक है। लेकिन एक अहम बात विजय जी ये भी जरूर है कि हम इकोनॉमी की जब बात करते हैं, क्योंकि जो टैक्स है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है राजस्व के लिहाज से, हमारे रेवेन्यू के लिहाज से बात करें सरकार के लिए, क्या राजस्व पर भी इसका असर पड़ेगा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? देखिए, टैक्स कलेक्शन का जहाँ तक प्रश्न है, पिछले कई सालों से देखो आप डेटा उठा के, हर साल टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसका कारण क्या है? लोगों की मेंटलिटी चेंज हुई है जी। एक वक्त था जब मैंने 81 में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तब लोग आते थे कि साहब मेरे को तो इतना टैक्स देना है, उस हिसाब से रिटर्न बना दो। आज जो व्यापारी आता है वो मैक्सिमम टैक्स देना चाहता है, वो कहता है नहीं मेरे टैक्स की चोरी करनी है। ये बात अलग है कि इनकम टैक्स वाले कुछ ऑफिसर्स गलत प्रैक्टिस से करते हैं, किसी न किसी तरह उनको जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि ज़्यादातर व्यापारियों की मेंटेलिटी टैक्स देने की हो गई। इसका मुख्य कारण क्या है? नई जनरेशन जो आई है वो टैक्स चोरी को पसंद ही नहीं करती, वो 2 नंबर जानती ही नहीं। सब क्रेडिट कार्ड चल गया, नई नई गाड़ियां आ गई, बैंक के लिए उनको बैलेंस शीट चाहिए। तो इन सब कारणों के कारण क्या है, यूपीआई पेमेंट का भी अहम रोल है इसमें कि अब हर कोई कैश रखता ही नहीं है, कैश पेमेंट कम अवॉइड करते हैं, बिल्कुल समझ गए। तो उसके कारण क्या मेंटलिटी आ गई, यार जो है उसको दिखाओ, अपना टैक्स दो, छुट्टी करो। अब ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत इजी हो जाएगा रिटर्न भरना, ठीक है, और अपनी इनकम डिक्लेयर करना। ठीक है। जो वेरियस प्रोविजंस थे, डिडक्शंस के और के इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस थे। उसमें मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 26 AS जो नया प्रोविजन शुरू हुआ है, आपने जहां जो भी कुछ लेन देन किया वो सारा का सारा लेन देन तो उसके अंदर दिखा रहा है। आप चोरी कर ही नहीं सकते। यदि आप चोरी करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप पकड़ेगा। नए बिल के अंदर भी ये प्रोविजंस किए गए हैं कि जो
इनकम टैक्स असेसमेंट्स होंगे, उन असेसमेंट्स के लिए एआई की मदद ली जाएगी। इसका मतलब हम जो सोचते हैं उससे बहुत आगे की सोच होगी। तो अगर सोच होगी तो निश्चित रूप से हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद में जो प्रोविजंस किए गए, पेनल्टी के प्रोविजंस नए बिल में किए गए, वो तो बड़े घातक है। मतलब आ बेल मुझे मार करने से बढ़िया तो यही है ना, आप अपना टैक्स दो, फ्री हो। जी बिल्कुल, ये जो सख्ती की जगदीश जी, ये भी जरूरी थी कि आपको रियायत तो मिल ही रही है, राहत भी मिल रही है, तो कम से कम इसके बावजूद भी कोई टैक्स चोरी की ना सोचे। बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरी है कि एक तरफ व्यापारी से भी ये एक्सपेक्टेड है कि वो टैक्स प्रोविजन की पूरी कॉम्प्लायंस करे और टैक्स का पूरा समय से भुगतान करे, और जो उसकी इनकम पे वास्तव में टैक्स बनता है वो करे। और साइमल्टेनियस सरकार से भी ये एक्सपेक्टेड है, और जो उनके अधिकारी है उनसे भी ये एक्सपेक्टेड है कि वो भी उसको ट्रू स्पिरिट में लेके लॉ की कॉम्प्लायंस कराए और प्रॉपर टैक्स का पेमेंट ले, और कोई किसी को व्यापारी को हरेश करने का कार्य नहीं करे। और इसको बैलेंस करने के लिए भी इसमें काफ़ी हद तक कोशिश की है। यदि इस लॉ के यदि हम ब्रॉडर प्रोविजंस को देखें तो जो फेसलेस असेसमेंट में अभी जेमिनी साहब ने बताया, इसको और इन्होंने थोड़ा सा स्मूथन करने की कोशिश की है। जो अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो उसको उन्होंने काफ़ी हद तक उसको एड्रेस करके और इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसको करने के लिए भी इसके अंदर स्कीम में कुछ बदलाव किए, और इसको कुछ और थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करना चाह रही है सरकार। इसके अलावा साइमल्टेनियस उन्होंने पेनल्टी प्रोविजंस को भी काफ़ी चेंजेस किया है, उसको भी कुछ स्ट्रिक्टर करने की कोशिश की है। प्लस उसके अलावा उन सबको करके सरकार ने टैक्स रेट्स को भी कम करने की कोशिश की है। यदि हम देखें तो पहले कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर मोर और लेस 25% की टैक्स रेट सरकार लेके आ चुकी है। इंडिविजुअल टैक्सेशन की रेट्स काफी ज्यादा थी, उसको इस बजट के अंदर फाइनेंस बिल 2025 में उन्होंने काफी हद तक एक रीजनेबल लेवल पे लेके आ गए, जो भी मेरा मानना है कि एक लोगों को टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए और अट्रैक्ट करेगा कि आप प्रॉपर टैक्स की कॉम्प्लायंसेस करें और प्रॉपर टैक्सेस का पेमेंट। हाँ, जैमिनी जी से भी रिएक्शन मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैडम, आप अगर आंकड़े उठाकर देखें तो इनकम टैक्स की जो इनकम है वो हर साल बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि ये साबित करता है कि व्यापारी जो है इस चोरी से दूर रहना चाहता है। मैं तो आपसे अपने घर की बात कहूं, मैं कभी अपने बच्चों से व्यापार, मेरी फैक्ट्री में है, तो वहां पर मैं उनसे कहता हूं यार ऐसा कर ले, बोले पापा जी लफड़ा मत करो, अपने को टैक्स दीजिए। यानी आज के बच्चे की जितने भी हैं जो यंग जनरेशन है वो किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं करना चाहती, और ये चाहती है हम टैक्स दें। सरकार को पैरेलली इसी हिसाब से ये सोच रखनी चाहिए कि व्यापारी जब ये चाह रहा है, ऐसा माहौल है, तो हम इस कानून में जितनी सहूलियत से उसको दें तो ज्यादा अच्छा रहे, बनस्पत चक्कर लगाए। तीसरी बात, जहां तक सवाल राजस्थान की बात करता हूं मैडम, आंकड़े उठा के देखिए, अगर विसंगतियां हैं और केस हुए हैं और रिकवरी जो मतलब पैसा जो इनकम टैक्स से होता है उसमें अगर हिंदुस्तान के नंबर में को देखा जाए तो सबसे कम केस यहाँ है और सबसे ज्यादा इनकम उसके हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा है। ये हमारे बड़े गौरव की बात है। तो ये साबित करता है कि राजस्थान का व्यापारी वास्तव में शुद्ध है, स्वच्छ है और सही काम करना चाहता है। इसलिए यहां पर सरकार को यह ध्यान देना चाहिए, जहां पर इस तरीके का माहौल हो वहां पर अधिकारी कम परेशान करें। चलिए, बिल्कुल आपने कहा कि ईमानदार है, स्वस्थ बिजनेस करना चाहता है राजस्थान का व्यापारी, वो कर भी रहा है, और जो इक्के दुक्के हैं उन्हें तो पकड़ ही लिया जाएगा, उन्हें भी बेपर्दा कर ही दिया जाता है। विमल जी, एक फाइनल कमेंट चाहेंगे, वक्त खत्म हो गया। देखिए, इस नए फाइनेंशियल बिल की बात करें तो सरकार ने ये कोशिश की है इस बिल के माध्यम से इनकम टैक्स कानून का सरलीकरण किया जाए। सरकार का जो पूरी तरह से फोकस, जितना मैं इस बिल को पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, उसमें ये भी लगा, जैसे हमारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि मुकदमेबाजी जो चल रही है उस मुकदमेबाजी में कमी आए। पिछले 2-3 साल से लगातार सरकार की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से केस नहीं करेगा, और उस बात पे वो कायम भी है। लेकिन एसएससी के पास में तो इस बात का अधिकार है कि यदि वो संतुष्ट नहीं है तो वो केस करे। लेकिन फिर भी अभी जो नए कानून बने हैं, नए जो प्रोविजंस आए हैं, उन प्रोविजंस के आधार पर ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और करदाता के बीच में जो मुकदमेबाजी है वो मुकदमेबाजी कम होगी। लेकिन इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि यदि आपने टैक्स समय पे पूरा नहीं चुकाया, गलत सूचना दी, कम टैक्स चुकाया, तो हो सकता है विभाग की तरफ से आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाए। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि टैक्स के जो इनकम टैक्स बिल में जो नए प्रोविजंस किए गए वो प्रोविजंस तो अच्छे हैं,
लेकिन जब ये विस्तृत बिल आ जाएगा, उसका जब विशेषज्ञ विश्लेषण करेंगे, उसके बाद ही सटीक रूप से ये कहा जा सकता है कि इससे किसको कितना फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नया टैक्स सिस्टम है, ये सबके लिए राहत लेकर आया है, ये रियायत दे रही है सरकार। 63 साल भले लग गए इसके बाद बदलाव होने में, लेकिन बदलाव की दरकार बहुत पहले से थी। लेकिन अब सबसे अहम ये हो जाता है कि अब जो आपकी जिम्मेदारी, सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ईमानदारी से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, क्योंकि टैक्स हर कोई भरना चाहता है। लेकिन इतना भी जरूर है कि अगर कहीं कोई पारदर्शिता की बात की जा रही है, वो ट्रांसपेरेंसी नजर आती है। जो सिस्टम, जो प्रक्रिया है, उसका भी सरलीकरण किया गया, बहुत ही सिंपल कर दिया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सरकार की तरफ से कोशिश है। लेकिन फिर भी अगर कोई टैक्स चोरी करना चाहता है तो उसके लिए सख्त नियम भी हैं, तो उससे भी डरना होगा जिनकी मंशा ऐसी है। हालांकि राजस्थान इससे इतर है, लेकिन फिर भी बेहद अहम यही है कि जब ये टैक्स सिस्टम जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था, और ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं है, हर वर्ग के लिए राहत के साथ आया है। और आगे आगे आने वाले वक्त में भी और चीजें साफ होंगी कि आखिर किस तरह से ये आपके लिए और बेहतर होगा, या कोई दिक्कत भी पेश आती है तो उसे भी क्लियर किया जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।